जिनके बिना हमारे भारत का नामो निशान नहीं होता। हम लोग अलग अलग भाग में अलग हो जाते हैं। हमें एक नियम, एक कानून, एक रूल्स जो सबको एक ही छत के नीचे बांधा हुआ है, वो भारत बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी के अलावा कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ये जय भीम है, ये अपना हिंदू हैं, ये वो है, ये वैसे हैं, ये इस तरह की हैं, वो वैसे हैं, बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन बना दिया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि हमारे संविधान का जो रचयिता है, संविधान का जो हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ही संविधान लिखा था, उसके ऊपर भी नया प्रोपागेंडा, नया कंस्पिरेसी, नया सिस्टम चालू है। इन्होंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, कोई बी एन राव। तो आज के डेट में मैं ये चाहता हूं, अगर मैं भारत में हूं, अगर अगर मैं हिंदू धर्म में हूं, अगर मैं मुंबई में हूं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मुझे अपने आप को संतुष्टि देना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ये जो है बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है या बी एन राव ने लिखा है, या इन दोनों का उनका रचना करने में क्या योगदान है। इसमें अगर हम लोग इसको सोचते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम सबसे बड़े पंडित हैं, हम हमें सब कुछ पता है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम संविधान में इन दोनों का योगदान क्या है। प्लीज कोई भी बातों को बुरा ना माने, मैं खाली चाहता हूं एक प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कि आज के बाद कुछ लोग अगर मेरे वीडियो देख के समझ ले असली बात, शायद हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, हिंदू हिंदू के बीच में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जय भीम भी तो हिंदू ही है। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि संविधान में इन दोनों का योगदान क्या है, एन राव जी का योगदान क्या है। बी आर अम्बेडकर, बी एन राव के बीच में जो कंफ्यूजन आज की डेट, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सेम बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बी आर अम्बेडकर जी का जो पोजीशन था, पॉलिटिकल लीडर, ज्यूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर। बी एन राव जो थे सिविल सर्वेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इन दोनों का योगदान क्या था? इन दोनों का योगदान, बी आर अम्बेडकर जी का योगदान यह था, एलईडी ड्राफ्टिंग, डिफेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली और सेफ्ड फाइनल डॉक्यूमेंट्स। ये जो बातें मैं कर रहा हूं इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। बी एन राव प्रिपेयर इनिशियल ड्राफ्ट एंड कंपेरेटिव रिसर्च। ये जो लाइन बोलने जा रहा हूं, इसके बाद इसी में छुपा है सारे राज, जो कंफ्यूजन है। बी आर अम्बेडकर जी को यह बोला गया है प्यार से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी एन राव जो है टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट है और टेक्निकल एडवाइजर है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। इसी में देखो, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, तो ये जो दोनों के बीच में जो गैप है, काम लगभग सेम है, थोड़ी ऊंच नीचे सोच का फर्क है। मैं बाद में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसको कंप्लीट करने दीजिए, बहुत जरूरी मैटर में डिस्कशन कर रहा हूं, हो सकता है उसके बाद आप लोग मुझे गाली भी दे, बट मैं जो चेक कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूं, या जो पढ़ा है, जो याद किया, उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी आपसे ताली लूंगा या गाली मिलेगा, वो भगवान जाने। असेंबली में बी आर अम्बेडकर का जो रोल है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और बी एन राव असेंबली का मेंबर नहीं है, ही इज नॉट ए मेंबर। बी आर अम्बेडकर स्पोक एंड डिफेंस क्लॉजेस फॉर मंथ्स, बी एन राय वर्किंग बिहाइंड द सीन, कभी वो सामने आए नहीं है। जैसे मैंने बोला था, अगर राष्ट्रपति है, उनके हाथ में दारोमदार है, वीडो पावर है, सब कुछ है, बट वर्किंग कौन करता है ज्यादा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी अगर दारोमदार है, उनके हाथ में सब कुछ है, अगर वो आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ द कंट्री है या किसी दूसरे में इन्वॉल्व है, होम मिनिस्टर हैंडल कर। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है, एक 1 mm का डिफरेंस है। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो, अपने आप में झगड़ा करने से अच्छा। बी आर अम्बेडकर का जो मेन टारगेट है, हमेशा से टारगेट उनका ये था, सोशल जस्टिस, इक्वली राइट। और बी एन राव लीगल स्ट्रक्चर को हैंडल करते थे, कंपेरेटिवली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी। बी आर अम्बेडकर का जो मेन वर्क था 1946 में, ड्राफ्टिंग कमिटी के वो चेयरपर्सन थे। जो ड्राफ्ट बनता था उसको रिवाइज्ड और रीसेप करते थे, थोड़ी थोड़ी जो चीजें कंफ्यूजन है वो ट्रिम करके उसको प्रॉपर कर देते थे। ये जो मास्टर लाइन है, डिफेंडेड ईच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली,
incorporated thousands of amendments, defended each article in the Constituent Assembly, incorporated thousands of amendments. He is strongly pushing fundamental rights, abolition of untouchability, equality before law, reservation policies, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वुमेन. ये अंबेडकर जी का. अब आते हैं बीएन राव जी का. स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक यूएस, यूके, आयरलैंड एंड कनाडा, prepared an initial constitutional draft, gave legal and technical guidance to the assembly, suggested frameworks and support for governance and judiciary. हिस्ट्री को समझ ले तो ये लिखा गया है कि किसी इंडिविजुअल ने असेंबली को लिखा नहीं है, इसमें सबका एफर्ट है. आज की डेट में जो होड़ चली है ना, मैंने करा मैंने करा मैंने करा उसने करा, उस टाइम नहीं था. वो त्याग करते थे वो लोग. आप समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा. इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, प्रिंट कमिटीज, लीगल एक्सपर्ट्स, ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स, ये सारे उसमें इन्वॉल्व थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने में. हिस्ट्री को पढ़े तो बीएन राव द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एंड प्रिफरेटरी ड्राफ्टर. बी आर अंबेडकर ने वर्क किया एज ए चीफ आर्किटेक्ट ऑफ एलईडी, फाइंड, डिफेंडेड एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली. कहा जाए तो मिस्टर बीएन राव's contribution was extremely important technically. Ambedkar's contribution was central politically, intellectually, and structurally. The constitution is from teamwork, but Ambedkar became its leading public face and defender. अगर सबने ढांचा बनाया, उसका कवर बनाया अंबेडकर जी ने. कंपनी में अगर सारी कंपनी बन जाती है सबकी सम्मति से, लोगो है अंबेडकर. अब बात करूंगा मैं हिंदी में, जो लाइंस आपको समझ में नहीं आया था, जो टेक्निकल लाइंस, अगर कुछ लोग ये चीजों को समझ के, सोच के, देख के, पढ़ के झगड़ा करना बंद कर देना, मैं हिंदू हूं तू भीम है, समथिंग कुछ, वो बुद्ध वाला है या जैन वाला है, ऐसे कर करके इतना मेंटली स्ट्रक्चर हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं. धर्म को अलग करो, समझ में आता है. हिंदू मुसलमान होता है, समझ में आता है. जो आपके कट्टरवादी वो रखो, लेकिन यार भीम, हिंदू, फर्क क्या है? क्या फर्क है? एक भीम आर्मी में और हिंदू में क्या फर्क है? क्या फर्क है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 कैटेगरी थे, अलग लेवल पे काम कर रहे थे. इसमें फर्क क्या रह गया यार, समझ नहीं पाते. जब आदमी करोड़पति अरबपति हो जाता है तब तो आप लोग उसको चेक करने जाते नहीं हो. इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन हो गया. बच्चन कौन सा सरनेम है? बच्चन कौन सा टाइटल है? तो ये फालतू बातें मत करो यार, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. और हम जैसे बुढ़ों को तो आप लोगों को सोचना चाहिए. ये जो 20-20, 22-22 साल के लड़के जाके झगड़ा करते हो, गाली गुलज करते हो, मैं भीम आर्मी हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं हूं. एक सांड को अगर आपके पीछे छोड़ दी जाए ना, भागते हुए फिरोगे आप लोग. माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे कहना का मतलब है सबको मिलकर रहना चाहिए. फालतूगिरी में मत पड़ो. मैं भीम आर्मी हूं, मैं हिंदू आर्मी में हूं. अरे जब धर्म की बात है तब तो आप लोग साथ दोगे नहीं. हिंदू धर्म अलग नहीं है. हिंदू मुसलमान अलग हो सकता है, पर हिंदू धर्म अलग नहीं है. हिंदू धर्म के अंदर सब आते हैं, सब. बीएन राव जो थे, हमारे संविधान सभा जो है, हमारे संविधान है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे. संविधान का एडवाइजर, उपदेशकर्ता. अच्छी चीजें बोलते थे. संविधान में क्या क्या होगा, क्या क्या लिखा जाएगा, एक एडवाइजर ही होता है. जैसे घर में होता है ना, पापा मम्मी बोलते हैं बेटा ये कर, ऐसा कर, लास्ट में बेटा अपना मर्जी करता है. वैसे उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा जैसे कंट्री में आकर संविधान का अध्ययन किया. मतलब वहां से पढ़े कि संविधान होता क्या है, क्यों संविधान बनना चाहिए, संविधान बनने से फायदा क्या है, ये सब उन्होंने पढ़ा, एक्वायर किया, नॉलेज लिया. जय भीम या जय हिंदू, जय ऐसे कर करके झगड़ा नहीं किया, एक दूसरे को समझे उन्होंने, तभी ये चीजें निकाला गया. ये सब पढ़ के उसके अंदर जो सारांश निकला,
जो उसके अंदर से समरी निकला, वो सब उनको मिला के इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, एक लेटर लिखा, एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाया बैक टू बैक, इसके बाद ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा, इससे ये फायदे होंगे, फायदा नुकसान, ये सारा डिटेल बनाया गया कि भाई असेंबली के सामने या जो लोग इसमें कमिटी मेंबर्स हैं उनके सामने एक्सप्लेन किया जाए किस चीज को हम डिडक्ट करेंगे, किस चीज को रखेंगे। रूल्स रेगुलेशंस और टेक्निक उसके बारे में बताया, यहां से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, हमारी ओन मेंटेलिटी, हमारी ओन जो अंदर की हमारे जो इमोशन है उसको कुछ लिखा, लिख के ये चीजें बनाई। मतलब ये है उन्होंने संविधान का बेस तैयार किया। घर का नींव होता है ना, काफी पत्थर वत्थर डाल के प्रॉपर मजबूत बनाते हैं कि भाई 2 मंजिला बनाना है, 3 मंजिला बनाना है, जैसे कुछ बिल्डिंग गिर ना जाए। बॉम्बे में 25 माला, 30 माला, 50, 40 माला बिल्डिंग बनता है, उसी हिसाब से नीचे से इंजीनियर फिक्स करता है। तो आप सोचो एज ए इंजीनियर, इंजीनियर के हिसाब से बीएन राव ने स्ट्रक्चर तैयार किया। और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, ये सारे लोग जो है ना, बीएन राव और अंबेडकर जी को भी अपने अपनी राय देते थे कि आप इसको थोड़ा मैनेज कीजिए, क्या इससे कुछ अच्छा होगा। तो ये लोग बड़े हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करते थे कौन सा लाइन रहना चाहिए, कौन सा लाइन नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी के बारे में बताते हैं, उनका क्या पोस्ट था। वो ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है उसके चेयरपर्सन थे, मतलब ही इज द लास्ट डिसीजन मेकर। वो जो डिसीजन देंगे सबकी सहमति से उसको ओके क्लिक किया जाएगा, इट इज टोटली डन। शुरू के जो ड्राफ्ट बनाया गया सब मिलके, लास्ट सिग्नेचर इन्हीं का रहा कि ये ठीक है, ये लास्ट डिसीजन है, ये ऐसे संविधान बनेगा उस टाइम के हिसाब से, जो उस टाइम उनको लगा, क्योंकि रूल्स चेंज होता रहता है लोगों की सोच के हिसाब से, जमाने के हिसाब से। तो उस टाइम की जमाने के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से उनको जो लगा कि यार ये दुनिया के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने उसको ओके किया। जो संविधान हुआ, जो हमारी असेंबली हुआ, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बनाया गया सभा, उसमें बी आर अम्बेडकर सर ने आर्टिकल को समझाया और बचाव किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल है क्या, आर्टिकल में जो जो हमने लिखा है क्यों लिखा है, उसमें क्या फायदा है, क्या चीज है जिसको आपको समझना चाहिए, क्या चीज है जिसको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया और बचाव भी किया। ओके, मैं हूं, आई एम हियर, दिस इज फाइनल। बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारे संशोधन को शामिल किया। बहुत सारी चीजें होता ना कि मैं सोचता हूं कि यार नहीं, हिंदुओं का अच्छा होना चाहिए, कोई दूसरा बोला अरे इनका अच्छा होना चाहिए, भीम वालों का, कोई बोलेगा मुसलमान का अच्छा होना चाहिए, कोई क्रिश्चियन क्या बोलेगा। बट जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत का जो जुडिशियली सिस्टम होगा, वो किसी धर्म जात को लेकर नहीं बोलता है, वो ऑल ओवर बोलता है कि भाई ये ऐसा करो, इसका ये है, इसका रीजन ये है, और इसको ऐसा सपोर्ट करो। वो कभी भी धर्म को नहीं देखता, जाति को नहीं देखता। तो ये सिस्टम, ये जो चीजें उन्होंने एज ए जज, आप कह सकते हो जज, उन्होंने उसको जज किया और सबने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने समानता, मतलब सब में जो सिमिलरिटी है, फंडामेंटल राइट्स, खुद का मौलिक अधिकार, हर इंसान का एक मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स, दलितों का अधिकार, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों को उन्होंने मजबूत किया कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं तो एक तबका ऊपर उठेगा, एक तबका नीचे जाएगा, इसलिए सब में बराबरी होना जरूरी है। उनको ये मेंटालिटी था और ये आज के डेट में चल रहा है। आधुनिक भारत का संविधान का सलाहकार थे, वही बाबा साहब आंबेडकर संविधान का मुख्य शिल्पकार थे। इसीलिए बाबा साहब आंबेडकर को हमारे संविधान का शिल्पकार, रचयिता, द कॉन्स्टिट्यूशन मैन बोला जाता है। बट ये कह दिया जाता है कि किसी एक ने संविधान को नहीं बनाया, सबके दिमाग इसमें लगा, असेंबली मेंबर्स का दिमाग लगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का दिमाग लगा, बट लास्ट में मैंने वैसे ही बोला है, एक ने बेस तैयार किया तो एक ने शेष किया, एक ने मंदिर का नीचे का नींव मजबूत किया तो एक ने झंडा टांगा।
वो सोच की बात है। हम सोच कितने अच्छे हैं, कितने सही है, कितने गिरे हुए हैं। जैसी सोच वैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर को सोचेंगे, जैसा सोच वैसे हम BN राव को सोचेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं यही वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि मैं भी खुद कंफ्यूज था सुन सुन के सोशल मीडिया से कि क्या क्या किसने क्या क्या किया है। हमने ये तो बहुत जय जय करते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता हम क्यों जय जयकार कर रहे हैं, क्यों किसी को गलत बोल रहे हैं, क्यों किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं, क्यों किसी को पॉजिटिव बोल रहे हैं। सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए हम लोग सोचते हैं। तो आज आपके सामने क्लियर हो गया होगा मैटर क्या है। बाकी प्लीज आप लोग झगड़ा ना करें। हमारे हिंदू धर्म के अंदर हिंदुस्तान में जितने भी जाति है, जितना भी हमारी इनिशियल धर्म है, सब हम साथ में ही हैं। तो प्लीज झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें। धन्यवाद।